नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंजवासाल आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, कुषाण वंश या फिर कह सकते हैं कनिष्क का शासन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर मौर्य काल का ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ साथ मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ इस टॉपिक से पूछा जाता है। अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है वो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन, प्रागैतिहासिक काल, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एरा में पूर्व वैदिक काल, फिर उसके साथ साथ हमने उत्तर वैदिक काल पर चर्चा की है। उसके साथ साथ हमने देखा कुछ धार्मिक क्रांतियां, बुद्धिज्म जैनिज्म पर चर्चा करी है। फिर उसके साथ साथ हमने देखा कि महाजनपद काल, मगध के उत्कर्ष में 3 वंशों पर चर्चा की। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, फिर मौर्य वंश पर चर्चा करी। और मौर्य वंश पर हमने एक विस्तृत चर्चा करी है, लगभग 3 से 4 क्लासेस पे हुई हैं। और उत्तर मौर्य काल के क्रम में ये अंतिम क्लास या तीसरी क्लास है, ये अंतिम कड़ी होगी, राइट ना। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कुषाण वंश। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक भी करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक से आप लोगों की बहुत जल्द ही यूपी स्पेशल की क्लासेज लाइव होंगी, वो शुरू होने वाली, लाइव होंगी। चलिए, बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था, तो चलिए बता दिया जाए कि लाइव क्लासेज बहुत जल्दी, हम उस पर वर्क काम ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो कुषाण वंश पे बात करते हैं। कुषाण वंश जिसको हम कोई सांग वंश या कुई सांग वंश के नाम से जानते हैं, जिसको हम क्या है, अगर हम कुषाण वंश के बारे में बात करते हैं तो कुषाण वंश को हम किस नाम से पाते हैं? कुषाण वंश को हम लोग इसको कुई सांग वंश, या इसी को हम क्या कह देते हैं, इसको हम कोई सांग वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कबीले हुआ करते थे चीन के उत्तर पश्चिम में, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में रहते थे। और ये धीरे धीरे वहां की कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली, क्योंकि चीन की दीवार का निर्माण हो रहा है। वहां का शासक हुआंगटू हुआ करता था, हुआंगटी ने चीन की दीवार बनाई। तो ये फिर क्या है, ये फिर पश्चिम की ओर बढ़ने की ओर विवश हुए। फिर वहां से क्या है, इनकी एंट्री हो जाती है भारत में। आइए इनके घटनाक्रम के बारे में हम जानकारी लेते हैं। कुषाण वंश के बारे में बात की जाए तो जैकजार्टिस प्रदेश, या कह सकते हैं पार्थियन लोगों के बाद में कुषाण आते हैं। इनका मूल स्थान चीन की सीमा पर चीनी तुर्किस्तान हुआ करता था। चीनी तुर्किस्तान में अगर हम बात करते हैं तो चीनी तुर्किस्तान में ये जो कबीले हुआ करते थे, ये कबीले छोटे छोटे कबीलों में विभाजित हुआ करते थे। और इसी में एक कबीला हुआ करता था जिसका नाम था यूची, या उसे नाम था तोखारिन। तो उनमें से एक शाखा हुआ करती थी जिसका नाम था कुईसांग, जिसका नाम हुआ करता था कुईसांग, एक शाखा हुआ करती थी, राइट। कुषाण नामक एक शाखा हुआ करती थी, जिसको हमने क्या कहा, जिसको हमने आपको बताया कि जिसको हम भारत में किस नाम से जानते हैं, जिसको हम भारत में कुषाण वंश के नाम से हम भारत में जानते हैं, कुषाण वंश के नाम से जानते हैं। भारतीय ग्रंथों में कुषाणों को क्या कहा गया है? ऋषिक कहा गया है। भारतीय ग्रंथों में क्या है, कुषाणों का ऋषिक कहा गया है। और हमें कुषाण के 2 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, एक के बाद एक दोनों आते हैं, जिसमें से पहला राजवंश कड़फिसिस राजवंश हुआ करता था। और कह सकते हैं कड़फिसिस का ही पार्ट हुआ करता था, क्योंकि पहला जो आता है वो कुजुल कड़फिसस के नेतृत्व में, उसके बाद बिन कड़फिसस आता है। तो भारत पर जो आक्रमण हो रहा है वो बिन कड़फिसस के नेतृत्व में हो रहा है, बिन कड़फिसस के नेतृत्व में हो रहा है। पार्थेय लोगों के बाद देखा जाए तो कुषाण आते हैं। और कुषाण जो था, कुषाण वंश का संस्थापक, जिसको कुजुल कड़फिसस के नाम से जानता है, जो बैक्ट्रिया को केंद्र बना करके इसने शासन किया है, ये आपको बता दिया जाए, ये हर्मियस का सामंत हुआ करता था। प्रारंभ में देखा जाए तो कुजुल कड़फिसस हर्मियस का सामंत हुआ करता था। कुजुल कड़फिसस की उपाधि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसकी उपाधि जो हुआ करती थी वो धर्मथिदस, इसकी उपाधि हुआ करती थी। इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी? धर्मथिदस उपाधि हुआ करती थी। ये बौद्ध धर्म का मानने वाला हुआ करता था। किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कुषाण वंश का संस्थापक था। कुषाण वंश की स्थापना इसने क्या किया, इसने एक, हमने क्या होता है ना, 5 कबीले हुआ करते थे। 5 कबीले में एक कबीला क्या हुआ करता था, कुईसांग। कुशांग में एक व्यक्ति हुआ करता था कुजुल कड़फिसस। तो इसने 5 कबीलों को एक करके एक नए वंश की स्थापना की, जिसको कुईसांग वंश, और भारत में इन्हें आने पर
कुषाण वंश के नाम से जाना गया, कुषाण वंश के नाम से जाना गया, राइट ना। तो कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजल कटफिसस है, कुजल कटफिसस। लेकिन अब देखा जाए भारत में वो किसके शासनकाल में आते हैं? भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो भारत में अगर देखा जाए, भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक, कुषाण सत्ता का संस्थापक कह सकते हैं या कह सकते हो वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो क्या हुआ करता था? वो भीम कटफिसस हुआ करता, वो कम होता, भीम कटफिसस हुआ करता। भीम कटफिसन कुषाण वंश का पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्रों गांधार, पंजाब और मथुरा की विजय प्राप्त की। कुषाण वंश का ये पहला शासक था जिसने भारतीय क्षेत्रों को इसने क्या किया था? विजित किया था। भीम कटफिसस की अगर उपाधियां देखी जाए, भीम कटफिसस की उपाधियां, तो इसकी उपाधियां क्या हुआ करते थे? इसकी उपाधि महेश्वर इसकी उपाधि हुआ करती थी, इसकी उपाधि सर्वलोकेश्वर इसकी उपाधि हुआ करती थी, सर्वलोकेश्वर इसकी उपाधि हुआ करती। इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी? महाराज हुआ करती थी। इसकी उपाधि राजा तिराज हुआ करती थी। इसकी उपाधि दमअर्थ हुआ करता था। मतलब दमअर्थ का मतलब क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करता, संपूर्ण ब्रह्मांड का क्या कह सकते हैं? संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करता हुआ करता था, ठीक है। दमवर्थ इसकी ये उपाधियां हुआ करती थी। हमने आपको बताया कि भारत में कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक भीम कटफिसस है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ कि भीम कटफिसस भारत में कुषाण वंश का संस्थापक हुआ करता था। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल और दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द अंकित कराया, मतलब कि इसकी उपाधि महेश्वरा हुआ करती। मतलब क्या होगा कि इसकी उपाधि क्या हुआ करते थे? इसकी उपाधि महेश्वरा हुआ करते थे। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो कुषाण वंश का शासक है भीम कटफिसस। तो भीम कटफिसस ने भारत में स्वर्ण मुद्रों का प्रचलन कराया। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चढ़ाए, बड़ी संख्या में। उसके बाद कुषाणों ने सोने व कह सकते हैं तांबे के सिक्के चलाए थे। नियमित रूप से सिक्का चलाने का या सर्वाधिक सिक्का चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुषाण वंश का ही शासक है, उस शासक का नाम है कनिष्क। उसने नियमित रूप से और सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे। अच्छा, इसके तांबे की मुद्रा पर एक शिव, नंदी और त्रिशूल है। मतलब ये किस मत का मानने वाला होगा? तो कहीं ना कहीं क्या है, हमें इससे पता चलता है कि ये शैव मतानुयायी था, शैव धर्म का या शैव मत का मानने वाला हुआ करता था। इसके सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की हमें आकृतियां दिखाई देती हैं। उसके कुछ इसके सिक्कों पर यज्ञ करते हुए राजा की आकृति अंकित है, यज्ञ करते हुए राजा की आकृति। आइए कनिष्क के बारे में बात करते हैं। तो ये कुषाण वंश का महानतम शासक, कुषाण वंश का क्या था? ये महानतम शासक। उपाधि इसकी क्या हुआ करती थी? इसकी उपाधि देवपुत्र हुआ करती थी। इसकी पुत्र क्या हुआ करती थी? उपाधि शाओ नाओ, ठीक है, शाओ नानो शाओ, शाओ नानो शाओ मतलब कि क्या थी? शहंशाह थी। इसकी उपाधि क्या हुआ करती थी? शहंशाह कहा गया। इसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, इसको सेकंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भीम कटफिसस के बाद कनिष्क शासक बनता है, जो इस वंश का सबसे महान शासक था, क्योंकि इसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां हुआ करती थी। इतिहास में कनिष्क का राज्याभिषेक देखा जाए तो 78 एडी में हुआ था, और जिस वर्ष इसका राज्याभिषेक हुआ था उसी वर्ष एक शक संवत चलाया गया, शक संवत चलाया गया था। तो इतिहास में कनिष्क का नाम दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला क्या है कि 78 ईस्वी में उसने एक संवत चलाया था जो कि शक संवत कहलाता है, और आज भी संवत भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मेघनाथ साहा समिति की रिकमेंडेशन के आधार पर इसे क्या है, इसे राष्ट्रीय कैलेंडर का क्या दिया गया? दर्जा गया। दूसरा इसलिए क्यों जाना जाता है? तो दूसरा, उसने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण या उसका क्या क्या था? संरक्षण किया था, संपोषण व संरक्षण किया था, राइट ना। तो दो तरीके से महत्वपूर्ण है, दो तरीके से महत्वपूर्ण है। कनिष्क के शासनकाल की जो सर्वाधिक जानकारी देने वाला है, इसकी जो जानकारी प्राप्त होती है इसके लिए, तो सोर्स क्या है? तो इसके लिए सोर्स क्या है? रैबातक अभिलेख है।
ये रैबातक अभिलेख है। ये कहाँ पर स्थित है? रैबातक अभिलेख से कनिष्क के बारे में जानकारी पता चलती है। ये अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये अफगानिस्तान में ये स्थित है। अफगानिस्तान का एक स्थान पड़ता है सुर्ख कोतल। तो सुर्ख कोतल में क्या है? ये स्थित हुआ करता। सुर्ख कोतल में क्या है? सब। दूसरा महत्वपूर्ण लेख इसका देखा जाए तो सारनाथ और कौशाम्बी अभिलेख है, जिसमें कनिष्क के पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके, ठीक है, और अश्वघोष बुद्ध का जो भिक्षा पात्र हुआ करता था, उसके साथ साथ अद्भुत मुर्गा जो है उसको प्राप्त करने की कहानी का वर्णन किया गया है। ठीक है, कहानी का वर्णन। तो कहा राज्यारोहण को लेकर मतभेद है, लेकिन सलमान क्या मानते हैं? 78 मानते हैं, और जिस वर्ष मानते हैं उसी वर्ष एक कनिष्क संवत या फिर शक संवत चलाया गया था, जो कि भारत में कैलेंडर का क्या बनी थी? भारत में कैलेंडर का आधार बना। ठीक है, अब आते हैं कनिष्क की कुछ उपलब्धियां। हमने आपको बताया 2 उपलब्धियां, हमने सांस्कृतिक उपलब्धियां देखनी है, साथ ही साथ हमने कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियां देखनी है। तो कनिष्क की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं, कनिष्क एक साम्राज्यवादी विचार का शासक हुआ करता था। कनिष्क एक समय 3 बड़े साम्राज्य थे, चीन, पार्थिया व रोम थे। चीन व पार्थिया के साथ साथ इसके शत्रुतापूर्ण संबंध थे, जबकि रोम के साथ इसके क्या थे? मैत्रीपूर्ण संबंध हुआ करते थे। चीन और पार्थिया के साथ शत्रुतापूर्ण, रोम के साथ भैया को बाउंड्री तो थी नहीं इनकी, कि न सीमा लग रही है एक दूसरे को, तो इनके विवाद क्या होंगे? भाई जो दूर रहेगा उसके साथ व्यापारिक संबंध बनेंगे, और व्यापारिक संबंध तभी बनेंगे, कब बनेंगे? जब व्यापार फायदे का होगा, दोनों जने खुश रहिए, वरना ना बनी। ठीक है, तो चीन और पार्थिया के साथ इसके शत्रुतापूर्ण संबंध हुआ करते थे। आइए देखते हैं कैसा शत्रुतापूर्ण संबंध था। तो इसने चीन के साथ युद्ध लड़ा। प्रथम युद्ध देखा जाए तो इसने चीन के साथ युद्ध लड़ा। कनिष्क चीन के हान वंश, इसने टोटल 2 युद्ध लड़े थे। तो उसमें देखा जाए तो एक युद्ध इसने क्या है? चीन के हान वंश के शासक होती की राजकुमारी के साथ विवाह करना चाहता था। उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने चीन के शासक पे विवाद का प्रस्ताव रख करके भेजा। चीन के शासक के पास क्या है? विवाह के प्रस्ताव रखा भेजा, और जब चीन के शासक के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा तो चीन के शासक ने मना कर दिया। चीन के शासक ने, ठीक है, चीन के शासक ने क्या है? मना कर दिया। ठीक है, और जब चीन के शासक ने मना कर दिया, ठीक है, जब चीन के शासक ने मना कर दिया तो क्या हुआ? भाई ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, वही वाला सीन हुआ। निकाली तलवार, पहुंच गए। तो चीन के जब शासक ने प्रस्ताव कर दिया तो और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया, तो इसी घटना से कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना के शक्तिशाली सेनापति हुआ करते थे पांचाल, तो पांचाल ने कनिष्क को पराजित किया, पहले युद्ध में पराजित हो गया। फिर कुछ दिन बाद पांचाल की मृत्यु हो गई। कनिष्क ने मौका देखा, और जब कनिष्क ने मौका देखा तो पहुंच गए फिर से आक्रमण करने। जब पांचाल, तो कनिष्क दोबारा पुनः चीन पर आक्रमण करता है, चीनी सेना को पराजित करके 5 चीनी क्षेत्र को चीनियों से छीन लिया था। चीनियों से क्या है? छीन लिया था। चीनियों से चीन नहीं लिया था, चीनियों से छीन लिया था। 5 चीनी क्षेत्र लिए गए। तो भैया प्यार ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अब ये मत पूछना कि मास्टर साहब बताओ ब्याह हुआ था नहीं हुआ था। हम इतना व्यक्तिगत जीवन में किसी के हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, अब राज्य मिला है, क्या है? चीनी तुर्किस्तान। कौन कौन मिले थे? कासगार मिला, यारकंद क्षेत्र वो वापस आ गया, खोतान मिला है हमें, ठीक है, करा मिला है, उसके साथ साथ क्या है? कूची मिला है। ये 5 क्षेत्र कनिष्क का साम्राज्य विस्तार हो गया। कनिष्क का क्या? साम्राज्य विस्तार हो गया। चलिए, दूसरा युद्ध उसने किसके साथ लड़ा? तो दूसरा युद्ध उसने लड़ा पार्थिया के शासक से। पार्थिया का जो पुराना क्षेत्र हुआ करता था एरियाना प्रदेश, उस पर कनिष्क का अधिकार था। पार्थिया का राजा एरियान प्रदेश को, ये एरियाना प्रदेश को प्राप्त करना चाहता था, जिसके परिणाम से दोनों के युद्ध हुआ। इस युद्ध में क्या किया? कनिष्क ने पार्थिया के राजा को पराजित कर एरियाना क्षेत्र पर अपना अधिकार बनाए रखा। तो 2 युद्ध लड़े गए थे, और कनिष्क ने पूर्वी भारत को जीतकर अपने राज्य को, वही हमने बताया ना कि पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, वहां से अश्वघोष का भिक्षा पात्र लेकर के आ रहा है। अश्वघोष बुद्ध का क्या है? भिक्षा पात्र लेके आ रहा है। अद्भुत मुर्गा था, और मुर्गा मत पूछना कैसा था, बस अद्भुत मुर्गा था। ठीक है, उसको प्राप्त किया। तो सबके बारे में जानकारी हमें सारनाथ और कौशाम्बी अभिलेख से प्राप्त हुआ। कनिष्क का एक अभिलेख सारनाथ से प्राप्त होता है। कनिष्क की मुद्राएं पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल तक मिलती है। मतलब जहां तक मुद्रा मिलेगी वहां तक इसका राज्य विस्तार था, वहां तक इसका क्या था? राज्य विस्तार था। चलिए, अब हम बात करते हैं, ठीक है, ये दूसरा युद्ध हटा दो, युद्ध खत्म हो गया है भैया। कलहड़ की राजतरंगी में उल्लेख लिखता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कापुर नामक नगर बसाया था। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि इसने उत्तर भारत की विजय प्राप्त।
कनिष्क के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर, जिसका जिसका क्या, जिसमें बुद्धिज्म डिवाइडेड इन टू पार्ट, बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो गया था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था? प्रथम शताब्दी में हुआ था। और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन देखने को मिलता है। इसी बौद्ध संगीत में क्या है? बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हमें देखने को मिलता है। कौन? हीनयान एंड महायान। हीनयान एंड महायान। हीनयान स्टार्टेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड बुद्धा। हीनयान ने क्या किया? महात्मा बुद्ध की मूर्ति को बनाना, पूजना शुरू कर दिया था। कश्मीर एक बड़े राज्य का निर्माण करता हुआ करता था। इसकी पहली राजधानी पुरुषपुर, पुरुषपुर का मतलब पेशावर, और दूसरी राजधानी मथुरा हुआ करती। देखिए मैप में देख लो, मैप में देख लो कितना बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक है, यहाँ से लेकर के मथुरा, और यहाँ से ये, यहाँ से ये, मतलब ये वाला इंडिया वाला पोर्शन है, ये वाला यहाँ, ये सब पूरा क्षेत्र ये सामने। ठीक है, थोड़ा वैसा मैप दिखाया गया ऊपर से इसे कैमरा करके मैप दिखाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क के सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं। तो कनिष्क का धर्म देखा जाए तो कनिष्क का काल धार्मिक समन्वय का काल हुआ करता था। कनिष्क का काल क्या था? धार्मिक समन्वय का काल हुआ करता था। इसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ है, जिसमें कनिष्क ने हीनयान और महायान दोनों को महत्व दिया था। ऐसा नहीं था कि किसी एक को महत्व देना है, दोनों को इसमें महत्व दिया था। अच्छा, हीनयान और महायान तो चौथे बौद्ध संगीत में आ रही। क्या इससे पहले भी कभी बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था? तो यस, हुआ था। किस बौद्ध संगीत में हुआ था ये भी बता दे रहा हूं कि उसमें क्या हुआ, स्थविर, और किसमें हुआ था? महासांघिक में इसका विभाजन हुआ था। महासांघिक 2 संप्रदाय आए थे, महासांघिक में विभाजन हुआ था बौद्ध संघ का। किस बौद्ध संगीत में हुआ था? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। कनिष्क ने मध्य एशिया में, चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार मंडल भेजे थे, प्रचारक मंडल भी भेजे थे। तो कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियां रही। कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखा जाए, साहित्य के क्रम में देखा जाए तो साहित्य के क्रम में, क्योंकि कनिष्क के दरबारी तो बहुत सारे हुआ करते थे, आगे हम बताते हैं। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष हुआ करता था, जो कि महान दार्शनिक, महान कवि, बुद्ध चरित, बौद्धों की रामायण है बुद्ध चरित, सौंदरानंद नामक महाकाव्य और सारपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा। संस्कृत ड्रामा का पिता अश्वघोष को कहा जाता है, और इन्हीं को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। तो कनिष्क के दरबारी की अगर हम बात करते हैं कि सर कनिष्क के कौन कौन दरबारी थे, तो कनिष्क के दरबारी थे आपके वसुमित्र। कनिष्क के दरबारी थे पार्स के कहने पर ही बौद्ध संगीत का आयोजन किया। कनिष्क के दरबारी कौन थे? अश्वघोष थे। कनिष्क के दरबारी कौन थे? नागार्जुन थे। कनिष्क के दरबारी कौन थे? मथर थे। मथर ये कनिष्क के मंत्री थे। ठीक है, कनिष्क के दरबारी कौन थे? एजी सिलाओस। ये पॉइंट कहीं मिलेंगे नहीं, बात की गारंटी, कितने भी नोट्स पढ़ लो, जो ये क्लास में मिल जाएगा नहीं मिलेगा। एजी सिलाओस, और ये इंजीनियर, ग्रीक इंजीनियर हुआ करता था। और संरक्षक, संरक्षक कौन थे? कनिष्क के राजपुरोहित थे। संरक्षक ये कनिष्क के राजपुरोहित थे। मथर कौन थे? मथर कनिष्क के मंत्री थे। ये कनिष्क के मंत्री थे। नागार्जुन शून्यवाद के प्रतिपादक थे। ये आचार्य थे, बौद्ध आचार्य थे, शून्यवाद के प्रतिपादक थे। अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, हाँ, उपाध्यक्ष हुआ करते। पार्श्वनाथ इनके भी बौद्ध विद्वान हुआ करते थे। इनके कहने पर ही पार्श का क्या है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया था। वसुमित्र ने विवाह शास्त्र की रचना की है। ठीक है, विवाह शास्त्र की रचना की है। वसुमित्र हुआ करते थे, चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष हुआ करते थे। एजी सिलाओस कौन हुआ करते थे? एजी सिलाओस एक ग्रीक इंजीनियर हुआ करते थे। ग्रीक इंजीनियर हुआ करते, राइट। तो कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था, जो कि महान दार्शनिक और महान कवि था, जिसने बुद्धचरित व सौंदरानंद नामक महाकाव्य या सारपुत्र प्रकरण नामक नाटक की रचना की थी। बुद्धचरित को बौद्धों की रामायण के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे, जिन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। ठीक है, वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे। उन्होंने महाविवाह शास्त्र नामक क्या है पुस्तक की रचना की। चतुर्थ बौद्ध संगीत की उन्होंने अध्यक्षता भी की थी। अध्यक्षता भी क्या उन्होंने की थी। चरक, हाँ चरक का नाम छूट गया था। चरक एक और वेदाचार्य था, जिन्होंने चरक संहिता नामक चिकित्सीय ग्रंथ की भी रचना की है। स्थापत्य कला पर बात करते हैं तो स्थापत्य कला कनिष्क ने
क्या है, पुरुषपुर नामक शहर की बसाया था, कनिष्कपुर नामक शहर को बसाया था। साथ ही साथ इसने पुरुषपुर में 13 मंजिल ऊंची एक मीनार टावर का निर्माण करवाया था। पुरुषपुर में 400 फुट ऊंची एक मीनार टावर का निर्माण कराया था। मूर्तिकला देखा जाए तो मूर्तिकला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस काल में 2 मूर्तिकला डेवलप हो रही है। कनिष्क के शासन काल में मूर्तिकला की 2 शैलियां डेवलप हुई। एक शैली हुई गांधार शैली, दूसरा शैली कौन सी आ रही है, दूसरा शैली आ रही मथुरा शैली। एक गांधार शैली आई, दूसरा कौन सी आई, मथुरा शैली आई थी। गांधार शैली देखा जाए तो इस शैली का विकास गांधार प्रदेश में हुआ था और इसमें शैली यूनानी है लेकिन विषय भारतीय। शैली यूनानी है लेकिन विषय क्या है, विषय भारतीय है। ठीक है, तो इस शैली का विकास गांधार प्रदेश में हुआ था। शैली यूनानी है लेकिन विषय भारतीय है, तो ये शैली हुआ करती है। साथ ही साथ दूसरा देखा जाए तो एक आती है मथुरा शैली। इस शैली में, गांधार शैली में बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ठीक है, स्लेटी चूना पत्थर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, मथुरा शैली कराते हैं। शैली भारतीय और विषय भी भारतीय। शैली भारतीय, लाल रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। तो शैली का विकास मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। शैली का विकास कहाँ हुआ, मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में शैली का विकास देखने को मिल रहा है। और ये शैली शुद्ध भारतीय शैली थी। ये शैली क्या थी, शुद्ध भारतीय शैली हुआ करती थी। कनिष्क के उत्तराधिकारी देखा जाए तो कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के बाद अगर देखा जाए तो इसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ हुआ, जो जुष्क राजा से की जाती है। इसका प्रारंभ में कनिष्क के साथ कुछ वर्षों तक इसने संयुक्त शासन किया और कनिष्क के मृत्यु के पश्चात ये स्वतंत्र शासक बनता है। कामरा लेख, इसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से पता चलती है, तो कामरा लेख से इसकी उपलब्धियों के बारे में हमें पता चलता है। कामरा लेख से इसकी उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला शासक आपका आएगा हुइस्क है। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ और पॉइंट हम बता दें तब हम आगे बात करें। एक और शासक होगा इसका हुइस्क। हुइस्क है तो ये कुषाण, इसके समय में देखा जाए तो कुषाण सत्ता का जो प्रमुख केंद्र पेशावर से हट करके मथुरा पहुंच गया था। हुइस्क के सिक्कों पर, हुइस्क के सिक्कों पर शिव, स्कंद, उमा, पाशुपति, विष्णु, उसके साथ साथ कार्तिकेय, इन सब की आकृतियां मिलती है। और कनिष्क कुल का देखा जाए तो ये अंतिम महान सम्राट वासुदेव सेकंड हुआ करता था। कुछ किताबें इतिहासकार ये बताते हैं कि क्या है, लगर्तुमान क्या है, इसका अंतिम शासक हुआ करता था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कुषाण शासकों ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन भी किया था। द्वैध शासन प्रणाली का क्या है, प्रचलन किया था। ये था कुषाण। कुछ महत्वपूर्ण तत्वों पर देख लेते हैं, सब बढ़ा चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियालकिल्डस ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागवत के दरबार में भेजा था और यहीं पर हेलियोडोरस ने भागवत धर्म का अनुयायी बना था। इसकी जानकारी बेसनगर अभिलेख से मिलती है। बेसनगर अभिलेख कहाँ स्थित है, तो विदिशा में स्थित है। विदिशा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। विदिशा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो विदिशा के, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेसनगर अभिलेख स्थित है। गरुड़ स्तंभ, जिसको विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। मरणोत्तर काल में विदेशी शासक वर्ग को भारतीय समाज में द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में इन्हें शामिल किया गया। यूनानी शासक स्टार्टोस सेकंड ने सीसा के सिक्के भी जारी किए थे। ये हो जाएगा, देखा जाए। शक शासक नहपान के 3 सिक्कों पर लिपियों में लिख मिलते हैं। ये ब्राह्मी है, खरोष्ठी है और यूनानी। ये भी पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। पहले वंश के शासक गोदो फनीज के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, लेकिन यहाँ पर मद्रास के निकट इसकी किसी ने हत्या कर दी थी। इसके क्या है, निकट इसके किसी ने हत्या कर दी थी। कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी किए थे। कुषाण शासक बिमकरफिसस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो नियमित उपयोग के लिए इसने किया था। ठीक है, हिंद एवं शासक स्टेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, सातवाहन वंश के बाद अगर कोई शासक होता है तो हिंद एवं शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। इससे पहले हम सातवाहनों के बारे में बता चुके हैं कि सातवाहनों ने भी क्या है, शीशे के सिक्के जारी किए थे। कलिंग के चेदी वंश के राजा खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे और इसके हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन होने एवं संरक्षण देने का प्रमाण मिलता है। तो कलिंग में चेदी वंश का संस्थापक जो हुआ करता था, चेदी वंश, जिसको हम क्या है, महामेघवाहन वंश के नाम से भी जानते हैं। महामेघवाहन वंश के नाम से जानते हैं। इसका संस्थापक खारवेल था। खारवेल इस वंश से संबंधित हुआ करता था। महामेघवाहन इस वंश का संस्थापक था, इसीलिए चेदी वंश को महामेघवाहन वंश के भी नाम से जाना जाता है।
खारवेल एकमात्र महत्वपूर्ण शासक था। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख महत्वपूर्ण है। बस इतना जान लीजिए, चेदी वंश आपका हो जाएगा, चेदी वंश हो जाएगा। खारवेल अभिलेख में कलिंग में एक नहर बनाने का उल्लेख है, ये भी जान लीजिए। खारवेल अभिलेख में महापद्म नंद का उल्लेख है, ये भी जान लीजिए। बस हो गया। चलिए, कुषाण शासक कनिष्क की मुद्राओं में बुद्ध का अंकन मिलता है। इससे पता चलता है यह महायान संप्रदाय का अनुयायी था, और यह हीनयान और महायान, इसने दोनों संप्रदाय को संरक्षण भी दिया था। ठीक है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में बामियान की पहाड़ी को काटकर बड़ी संख्या में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई थी, लेकिन तालिबानियों ने नष्ट कर दिया था। अभी रिसेंटली में भी आपने सुना होगा कि एक बुद्ध प्रतिमा हुआ करती थी, जिसको भारत ही नहीं, बुद्ध की प्रतिमा को बचाने के लिए भारत ही नहीं, विश्व के अनेक देशों से आह्वान आया था। अनेक देशों से एक मैसेज आया था कि तालिबानियों से कहा गया था कि भैया मत तोड़िए, लेकिन उन्होंने क्या है, उन्होंने तोड़ दिया, उन्होंने उसको बम से उड़ा दिया था। विक्रम संवत की शुरुआत 57 बीसी में हुई है, शक संवत की शुरुआत 78 एडी में हुई है। इन दोनों के बीच में निकालने का अंतर 57 एवं 58 को जोड़ना होता है, क्योंकि -57 अगर बीसी है ना 57, तो -57 हो जाए, और दोनों का अंतर है, और 78 एडी है, दोनों का अंतर है, तो ये भी प्लस 78 है। अब दोनों का अंतर निकालना है, तो -57 -78, दोनों का अंतर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 135 बरस का होता है, 135 बरस का होता था। ठीक, एक और चीज थोड़ी सी छूटी हुई है, आइए हम उस पर बता दें। कुषाण काल में दो नई प्रथाओं का उदय हुआ था। कुछ एक पॉइंट बता दे, छूट गया है। कुषाण काल में दो नई प्रथाओं का उदय हुआ, दो प्रथाओं का उदय हुआ था। उदय हुआ या प्रारंभ हुआ। एक थी अक्षय निधि। अक्षय निधि से क्वेश्चन पूछा गया, हो सकता है आज भी मिल जाए। अक्षय निधि भू राजस्व का अस्थायी दान था। ये क्या था? भू राजस्व का अस्थायी दान था। और दूसरा क्या था? देवकुल। देवकुल क्या था? राजा की मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति को मंदिर में स्थापित करना। राजा की मृत्यु के बाद क्या बना करके? उसकी मूर्ति बनाकर, उसकी मूर्ति बनाकर मंदिर में क्या करना? मंदिर में स्थापित करना। राइट, स्थापित करना। ये देवकुल का, देवकुल ये हुआ करता। चलिए, अब हम बात करेंगे आज के प्रश्नों की श्रृंखला पर। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किसने जारी किए? पहला प्रश्न है, कमेंट सेक्शन में आपको जवाब देना है। इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया कॉपर कॉइन वर सर्कुलेटेड इन बल्क बाय, किसके द्वारा किए गए? किसके द्वारा ये किए गए? आपको बताना है इनमें से। इंडो ग्रीक कुषाणों के द्वारा, उसके साथ साथ शकों ने, प्रतिहारों। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पहला क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन पर आप लोग जवाब दीजिए। तो उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किसने किया? तो तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया? तो तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया। सर्वाधिक संख्या में कुषाणों ने जारी किया। नियमित रूप से और पूर्ण रूप से इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सर्वाधिक संख्या में अगर तांबों की बात होती है तो कुषाण इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवकृत अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया है? आपको बताना है इनमें से सही। आपको बताना है इनमें से सही जवाब कि किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवकृत अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित करवाया है। आपको बताना है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो सही जवाब इसका क्या है? इसका सही जवाब है बेटा, इसका सही जवाब है कनिष्क। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बेटा कनिष्क। कनिष्क ने क्या है? सर्वप्रथम इसको जारी किया था। तो कनिष्क इज द राइट आंसर। कनिष्क इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क ने, आपको बता दिया जाए, कनिष्क की स्वर्ण मुद्राओं पर सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानवाकृत अंकित की गई है। ठीक है। और वही कुषाण वंश का शासक है हुइस्क। हुइस्क की मुद्राओं में सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवताओं का वर्णन मिलता है। किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक संख्या में, अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में सिक्कों का क्या? स्कंद है, कार्तिकेय है, शिव है, उमा है, ठीक है, बुद्ध है। तो इन सबका कहां पर मिलता है?
तो इसका हुइस्क है। हुइस्क के सिक्कों पर सर्वाधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का क्या मिलता है, अंकन मिलता है। हिंदू देवी देवताओं का हमें क्या है, वो अंकन मिलता है। चलिए, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। बुद्ध की तरह कुछ कुषाण सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। Consider the following statement and select the correct answer from the code given below. बुद्ध की तरह कुछ सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर अंकित है। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था। आपको बताना है इनमें से सही, आपको बताना है। तो बुद्ध की तरह कुछ सिक्कों पर एक जैन तीर्थंकर, भैया बता दिया जाए, जैन कुषाण के किसी भी सिक्कों पर जैन तीर्थंकर का अंकन नहीं मिलता। ठीक है, बुद्ध के किसी भी सिक्कों पर जैन तीर्थंकर का अंकन नहीं मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला आपका गलत हो जाएगा। पहला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, पहला आपका क्या गलत हो जाएगा। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का बड़ा केंद्र था, तो बिल्कुल ये कथन सही है। ये दोनों कथन सही है। सही व्याख्या, इसमें से दोनों में से एक कथन सही है। अब इसमें दोनों सही वाला तो ऑप्शन हट ही जाएगा, व्याख्या भी नहीं कर रहा है, कट हो जाएगा। ए सही, ए गलत है, ए गलत है ना, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सी भी गलत हो जाएगा क्योंकि ए गलत है, आर सही, ए गलत है, आर सही है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की तिथि, अभिलेख की तिथि क्या है। 78 एडी, 81, 98, 121 एडी। आपको बताना है इनमें से सही। तो कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा की जो अभिलेख है वो 81 एडी। यह अभिलेख बौद्ध धर्म की तत्कालीन अवस्था से जुड़े हुए तथ्यों पर प्रकाश डालता है। इस बौद्ध प्रतिमा को अभिलेख जो है वो मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष, मतलब ये जो आपको बताया जाए, ये जो अभिलेख लाए गए, बौद्ध प्रतिमा लाई गई है, पर बौद्ध प्रतिमा अभिलेख है वो राज्य कनिष्क के राज्य अभिषेक के तीसरे वर्ष मथुरा से लाकर के सारनाथ में स्थापित किया गया, सारनाथ में स्थापित किया था। कनिष्क के राज्यारोहण से शक संवत आरंभ होता है और कनिष्क ने पुरुषपुर को अपनी राजधानी बनाया था। दूसरी राजधानी इनकी मथुरा हुआ कर। कनिष्क का रावतक अभिलेख जो प्राप्त हुआ वो कहां से प्राप्त हुआ है, वो अफगानिस्तान के सुरकोताल से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रावतक अभिलेख में नहीं है। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। Mention about which of the following city is not found in रावतक inscription of कनिष्क। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रावतक अभिलेख में नहीं। श्रावस्ती, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तो सही जवाब क्या है, श्रावस्ती। अब श्रावस्ती इज द राइट आंसर। श्रावस्ती में का उल्लेख नहीं है, रावतक अभिलेख में श्रावस्ती का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और हमने आपको बताया कि श्रावस्ती, ये जो आपका रावतक अभिलेख है, कहां से प्राप्त हुआ, रावतक अभिलेख आपके अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ। रावतक अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ, आपके अफगानिस्तान से क्या है, ये प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी। गुप्त, मौर्य, कुषाण, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाउंड्री ऑफ एम्पायर ऑफ विच फॉलोइंग डायनेस्टी वाज एक्सपेंडेड बियॉन्ड इंडिया कॉन्टिनेंट, इंडियन टेरिटरी। गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुआ करती थी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब कुषाण वंश। कुषाण वंश की सीमाएं जो है वो भारत के बाहर तक फैली हुई थी। महान विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, बहुत आसान सा प्रश्न। महान विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे, आपको बताना है। तो अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। क्वेश्चन पूछा गया कि किस जनरल को कनिष्क ने हराया था, किस चीनी जनरल को। तो चीनी जनरल कौन था वो, ठीक है, कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो पांचाल हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लार और वनस्पर नामक दो क्षत्रप शासन करते थे, तो वो कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क बता दिया जाए कि कनिष्क बड़ी रंग बिरंगी पोशाक पहनता था, पतलून जैसी पोशाक पहनता था, रंग बिरंगी पोशाक हुआ करती थी, ठीक है, और पतलून जैसा पोशाक दिखाया गया है, तो वो कनिष्क हुआ करता था, कनिष्क हुआ करता था। क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्मतीर्थ उपाधि किसने धारण किया, तो धर्मतीर्थ उपाधि कुजल कर्पिशस ने किया था। कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करिए, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
चलिए, अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबन, कौन समकालीन है कनिष्क के? कौन कनिष्क के समकालीन? अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष। वसुमित्र क्या थे? वसुमित्र अध्यक्ष थे। कालिदास गुप्त काल से संबंधित। कंबन का भी काम डेटा है, कंबन इसके समकालीन नहीं। तो पहला और दूसरा ही सही है, तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से सही जवाब हो जाएगा। कनिष्क की समकालीन कौन कौन थे? अश्वघोष थे, वसुमित्र थे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वर कंटेम्परेरी टू कनिष्क? आर्यभट्ट, चरक, ब्रह्मगुप्त। अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र। धन्वंतरी, शंकु, अमर सिंह, ह्वेनसांग, बाणभट्ट, दिवाकर। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के समकालीन थे? आपको बताना है इनमें से। तो भैया दिवाकर मित्र हर्षवर्धन के समकालीन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। ह्वेनसांग, हर्षवर्धन, तो ये सब हर्षवर्धन वाले हैं। ये सब विक्रमादित्य के समकालीन थे। विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन। चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन थे। ठीक है। आर्यभट्ट यहाँ पे भी गुप्ता, ये गुप्त काल से संबंधित है, ये गुप्त काल से। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अश्वघोष, नागार्जुन और वसुमित्र ये क्या हुआ करते थे? ये समकालीन हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ये समकालीन हुआ करते थे। राइट। किसके? कनिष्क के समकालीन। कनिष्क के समकालीन हुआ करते थे। रंगमहल संस्कृति संबंधित है गुप्त युग से, कुषाण युग से, मौर्य युग से, शक युग से। आपको बताना है इनमें से सही। रंगमहल संस्कृति बताइए जरा। रंगमहल संस्कृति संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। रंगमहल संस्कृति किससे संबंधित? तो रंगमहल संस्कृति का जो संबंध है वो किससे संबंध है? रंगमहल संस्कृति का संबंध कुषाण युग से है। कुषाण युग से है। रंगमहल संस्कृति के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो कुषाण युगीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कुषाण युगीन कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं। वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो हमें राजस्थान के, ये रंगमहल संस्कृति को जो सिक्के प्राप्त हुए कहाँ पर? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से प्राप्त। कहाँ से? राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के रंगमहल नामक स्थान से प्राप्त। कहाँ से? रंगमहल नामक स्थान से प्राप्त। यहाँ पर क्या है? कुषाण युगीन सिक्के, मिट्टी की मोहरें और मकान की प्राप्ति हुई। यहाँ से मकान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण गुप्त काल से संबंधित है? कौन से लक्षण आपको बताना है इनमें से गुप्त काल से संबंधित? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को सामान्यतः अपनाया था। मथुरा में एक देवकुल की स्थापना की थी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कंसिडर द फॉलोइंग, which of the following features are associated with कुषाण? उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। दे सर्कुलेटेड गोल्ड कॉइन। दे हैड अ कॉन्फ्लिक्ट विद द चाइनीज रूलर्स। उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। ओके। दे कॉमनली अडॉप्टेड द गांधार शैली ऑफ क्राफ्ट। और a devkul was established in Mathura. Select the correct answer from the code given below. चलिए, आपको बताना है इनमें से सही। आपको बताना है इनमें से सही। फटाफट जवाब कीजिए आप लोग। आइए, क्या है इसका सही जवाब? चलिए इस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। बिल्कुल स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। उनका चीनी शासकों के साथ संघर्ष हुआ था। बिल्कुल। चीन वंश क्या है? वो वंश की राजकुमारी होती के साथ का प्रेम संबंध था, उसको पसंद करते थे। नहीं हुआ तो फिर युद्ध हुआ। 2 युद्ध लड़े। पहले युद्ध में कनिष्क हारा, दूसरे युद्ध में उसको पराजित किया। 5 चीनी तुर्किस्तान क्षेत्र को जीता था। ठीक है। उन्होंने शिल्प की गांधार शैली को अपनाया, उसके साथ साथ मथुरा शैली को भी इसने अपनाया था। मथुरा में देवकुल की स्थापना। तो चारों कथन सही है। चारों कथन क्या है? सही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब डी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे, अगले टॉपिक की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। और करना क्या है अब आप लोगों को, आप लोग भी चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, बातें पहुंचाइए। हिस्ट्री क्लासेस चल रही, जल्दी यूपी स्पेशल के साथ हम जल्द लाइव भी मिलने वाले हैं। तो थोड़ा आप प्रयास करिए हमारे लिए, थोड़ा हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, और हम लगातार क्या है ये मैराथन सीरीज चलाएंगे। बहुत जल्दी आपको करंट अफेयर वगैरह भी देखने को मिल सकता है चैनल पर। तो सारी चीजें होंगी एक एक करके, सारी चीजें। सहयोग आपका है, सहयोग आपका चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि क्या है, ये जो फ्री क्लासेज चल रही हैं, जो क्लासेज आपको मिल रही हैं, इसका लाभ सभी बालकों तक जाए, सभी बालकों तक जाए। जैसे कि इस बात का ध्यान रखें कि जितना कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, इतना अगर कर लेंगे तो आपके वनडे एग्जाम तो कहीं रुकने नहीं, सारा पोर्शन लगभग इसमें कवर हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते थे, जितना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं, बाकी हम तो करा ही रहे हैं। सब्जेक्ट वाइज क्या है, हम तो आपको अलग अलग करके करा ही रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।